कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 वीडियो है। पिछली वीडियो में हमने देखा कि माउंटबेटन प्लान और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 की वजह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या क्या चेंजेस आए। साथ ही साथ हमने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को डिटेल में समझा और ये भी देखा था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को क्या क्या एडिशनल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई थी। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। अब बात यह है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करना कोई छोटा मोटा टास्क तो है नहीं। हमारा देश एक बहुत ही डाइवर्स देश है। कहने का मतलब तरह तरह के लोग हैं। कोई हिंदू है तो कोई मुसलमान, कोई अमीर है तो कोई बहुत ही ज़्यादा गरीब, कोई ब्राह्मण है तो कोई दलित। और इतना ही नहीं, हम लोग जो भाषाएं बोलते हैं वो भी अलग अलग हैं। कोई पंजाबी बोलता है श्रीकाल बाजी तो कोई मलयालम। उसके ऊपर से जो फेस्टिवल्स हम लोग मनाते हैं वो भी अलग अलग हैं। कोई ईद मनाता है तो कोई होली। होली कब है होली कब? ऐसे में कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के पसीने छूट रहे थे कि एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाएं जो पूरे देश की नीड्स को सेटिस्फाई कर पाए। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना अपने आप में एक बहुत ही बड़ा टास्क रहा होगा। तो ऐसे में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने डिसाइड किया कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के काम को डिफरेंट कमिटीज़ में बांटा जाए। इसीलिए 8 मेजर और 13 माइनर कमिटीज़ बनाई गई। इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज़ के नाम हैं यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, स्टेट्स कमेटी और ड्राफ्टिंग कमेटी। इन सब में सबसे इम्पॉर्टेंट कमेटी है ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसे 29 अगस्त 1947 में सेटअप किया गया था। सभी कमेटीज़ को अपनी रिकमेंडेशन ड्राफ्टिंग कमेटी को भेजनी होती थी। फॉर एग्जांपल, जो यूनियन कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी है उसको इंडियन यूनियन से रिलेटेड रिकमेंडेशन देनी थी, और इसी तरह जो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी उसको इंडियन प्रोविंसेस से रिलेटेड रिकमेंडेशन देनी थी। और इन सारे प्रपोजल्स और रिकमेंडेशंस के बेस पर ड्राफ्टिंग कमेटी को अपना एक ड्राफ्ट रेडी करना था। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे B.R. अम्बेडकर, और इसीलिए उन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। हालांकि बाकी कमेटीज़ के भी चेयरमैन थे, जैसे कि यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरमैन थे नेहरू जी, और इसके अलावा जो प्रिंसली स्टेट के साथ जो नेगोशिएशन करने के लिए स्टेट्स कमेटी बनाई गई थी उसके भी चेयरमैन नेहरू जी थे। अब ये जो 2 कमेटीज़ हैं, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, इन दोनों के चेयरमैन थे सरदार पटेल। तो इन सभी कमेटीज़ के प्रपोजल के बेस पर ड्राफ्टिंग कमेटी ने कॉन्स्टिट्यूशन का पहला ड्राफ्ट रेडी किया फरवरी 1948 को। इस ड्राफ्ट को लोगों के सामने लाया गया, लोगों का फीडबैक लिया गया और उसके बेस पर चेंजेस किए गए। इसके बेस पर एक दूसरा ड्राफ्ट रेडी किया गया। तो जो सेकेंड ड्राफ्ट पब्लिश किया गया था वो पब्लिश किया गया था अक्टूबर 1948 को, और फाइनल ड्राफ्ट जाके रेडी हुआ 4 नवंबर 1948 को। इसके बाद नवंबर 1949 तक इस पर असेंबली में डिस्कशंस होते रहे, जिसमें अराउंड 7,653 अमेंडमेंट्स प्रपोज किए गए, और फाइनली 26 नवंबर 1949 को ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को असेंबली में पास कर दिया गया। सभी मेंबर्स और प्रेसिडेंट ने इस पर सिग्नेचर किए, और अब बस इस कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करना ही बाकी था। इस मौके पर नेहरू जी ने कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन अभी इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। पूरी असेंबली सन्न रह गई। सबको लगा कि उनके सुनने में कुछ गलती तो नहीं हो गई, क्योंकि पहले ही इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में इतना टाइम लग चुका था, और अब जब ये कॉन्स्टिट्यूशन रेडी है तो ये बोल रहे हैं कि इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। लोगों ने पूछा यार बात क्या है, क्यों इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते इसको? तो नेहरू जी ने कहा कि याद करो इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1929 का लाहौर सेशन। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अबे लाहौर सेशन में ऐसा क्या हुआ था? लोग एक दूसरे से पूछने लगे कि भैया तुझे पता है क्या हुआ था लाहौर सेशन में? अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हर आदमी कांग्रेस का तो था नहीं, कुछ लोग प्रिंसली स्टेट से भी थे, तो उनको ऐसे भी जवाब मिले, अरे भैया मुझे क्या पता, मैं कांग्रेस का थोड़ा ना हूँ, मैं तो प्रिंसली स्टेट से नॉमिनेट होकर आया हूँ। तो अल्टीमेटली नेहरू जी ने याद दिलाया कि लाहौर सेशन में जब वो खुद प्रेसिडेंट थे तो वहाँ पर पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन पास किया गया था। ये बहुत ही ऐतिहासिक रेजोल्यूशन था, क्योंकि इस रेजोल्यूशन के हिसाब से कांग्रेस ने अपना गोल जो है वो डोमिनियन स्टेटस से चेंज करके पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस कर दिया था। और इस लाहौर सेशन के बाद नेहरू जी ने 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के किनारे पूर्ण स्वराज डे सेलिब्रेट कर दिया था। तो नेहरू जी ने कहा कि देखो भाई, क्योंकि मैंने 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज डे डिक्लेयर किया था,
तो ये कॉन्स्टिट्यूशन तो अब आने वाली 26 जनवरी को ही इम्प्लीमेंट करवाएंगे, यानी 26 जनवरी 1950 को। इससे पहले ये इम्प्लीमेंट ना हो पाएगा। तो लोगों ने पूछा कि लेकिन चाचा जी, इस बात का अब यहाँ क्या मतलब है? कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार है, उसे इम्प्लीमेंट हो जाने दो। वैसे भी 2 साल 11 महीने से यहाँ पे लोग रगड़ रगड़ के काम कर रहे हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो जाए। जब हम बोल रहे हैं कि मतलब अरे मामा, जब मैंने तेरी बात सुननी ना, तेरे बोलने का कोई फायदा है? तो फाइनली यही हुआ। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजंस जिनके बिना काम चल ही नहीं सकता था, जैसे सिटीजनशिप, इलेक्शंस, प्रोविजनल पार्लियामेंट एटसेट्रा, जैसे 15 आर्टिकल्स को इमीडिएटली लागू कर दिया गया और बाकी का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इस तरह पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को ही लागू हुआ और इसी के साथ 26 जनवरी 1950 को इंडिया एक रिपब्लिक बन गया और इसीलिए ये दिन इंडिया में रिपब्लिक डे की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। और ये है एनसीसी के छात्रों का मार्चिंग दस्ता। क्योंकि 26 जनवरी 1950 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया था, इसीलिए 26 जनवरी 1950 को डेट ऑफ कमेंसमेंट भी कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होते ही ब्रिटेन द्वारा पारित गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को रिपील कर दिया गया। अब इन दोनों डेट्स की क्या इंपॉर्टेंस है ये देखते हैं। बेसिकली 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था, जबकि 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एफर्ट्स को काफ़ी अप्रिशिएट किया गया, लेकिन वहीं ऐसे भी लोग थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पर सवाल उठा दिए और काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया। देखते हैं कि क्रिटिक्स ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में क्या क्या कहा। कुछ ने बोला, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठे हुए जो 299 लोग हैं, ये हैं कौन? क्या इन्हें देश की जनता ने इलेक्ट किया है? तो ये होते कौन है देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले? कुछ ने बोला कि यार ये सॉवरेन बॉडी नहीं है। ये लोग बोल रहे थे कि यार ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है, इसको तो अंग्रेज़ बनवा के गए हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन्हीं के इशारों पर काम चल रहा हो अंदर। और इसके अलावा ऐसे भी लोग थे जो बोल रहे थे कि यार टाइम कंज्यूमिंग था। मतलब ये लोग बोल रहे थे कि यार इतना टाइम कैसे लग गया। इन्होंने कहा कि अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन तो 4 महीने में बन के तैयार हो गया, तुम 8 ले लेते। बट अब 2 साल 11 महीने तक कर क्या रहे थे अंदर? तो इस तरह के और भी क्रिटिक्स के द्वारा प्रहार किए गए। कोई बोला कि इस कमेटी में हिंदू ज़्यादा हैं, तो कोई बोला कांग्रेसी ज़्यादा हैं, कोई बोला कि यार ये वकीलों की जमात है, वकीलों की। बट हमें यहाँ पर इन क्रिटिक्स से ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पर ध्यान देना चाहिए। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सिंबल था एलिफेंट। भाई, बड़े देश के बड़े कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाली कमेटी का सिंबल एलिफेंट से छोटा हो भी कैसे सकता था? अच्छा, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेसिकली हाथ से लिखा गया था और इसके लिए प्रेम बिहारी नारायण रायजादा की जो इंग्लिश कैलीग्राफी स्किल्स थी उनको काम पे लगाया गया और कॉन्स्टिट्यूशन हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में हाथ से लिखा गया था और हिंदी में लिखवाया गया वसंत किशन वैद्य से। वैसे मैं कल सवेरे भी आ सकता था, लेकिन एसएचओ साहब ने कही कि फौरन जाओ और मैं आ गया। तो ये थी कहानी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बनने की।